जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। रिपब्लिक इंडिया में मैं आज ये कहना चाहता हूं, ये बात करना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर एक वर्ग है जो पहले बहुत बड़ा वर्ग था, बहुसंख्यक था, अब वो अल्पसंख्यक हो गया है, धीरे धीरे होता जा रहा है। हरियाणा के चुनाव से और हो जाएगा। उसके बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव होगा तो पुनः मूषको भव वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। लेकिन एक वर्ग है, एक समाज ऐसा है जो कि ये मानता है कि उनके देश का एक नेता विश्व गुरु है। हम लोग हमेशा से ये कहते आए, हमेशा से ये मानते आए कि हमारे देश के लोग विश्व बंधु थे। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए ये कहना कि हम परिवार के अंग हैं, जिसमें विश्व की 700 करोड़ की जनसंख्या है, हम एक उसका भाग हैं। यहां तक तो बात समझ में आती थी, जो आज तक हम लोग बिलीव करते आए थे। लेकिन पिछले 10 साल से एक नया प्रचलन शुरू हुआ जिसमें बताया गया कि हम एक ऐसा नेता हमारे पास है जो विश्व का गुरु है, जो विश्व को ज्ञान देता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात हो सकती थी कि हमारे देश का व्यक्ति जो है विश्व गुरु है। लेकिन विश्व गुरु बनने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है और जो विश्व गुरु को करना चाहिए, उसकी तरफ मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अलग अलग भाग में जिस प्रकार का तांडव हम देख रहे हैं, चाहे वो रूस यूक्रेन के बीच की बात हो, जहां पे नाटो के देशों ने कोशिश की थी यूक्रेन को अपने साथ मिला ले, नाटो का वो सदस्य बन जाए। तो एक वो समय था जबकि अमेरिका की तूती बोलती थी विश्व के अंदर। तब भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो विश्व गुरु हैं, उनकी तूती बोलती थी। बाइपोलर वर्ल्ड जो था उसको उन्होंने यूनिपोलर वर्ल्ड बना दिया था। अमेरिका बहुत आगे बढ़ गया था, रूस बहुत पिछड़ गया था, चीन भी काफी पीछे था, और सब ये मानते थे कि जो हमारी इकोनॉमिक पावर की, वर्ल्ड की कुंजी है, वो अमेरिका के पास है। लेकिन जिस प्रकार से चीन उभरा, चीन ने मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश के अंदर इतना ज्यादा स्थापित कर लिया कि अमेरिका भी चीन के उत्पादों पर निर्भर हो गया और एक सर्विस सेक्टर स्टेट बन गया, जैसे बाकी देश बन गए। और चीन हुआ, वियतनाम हुआ, ताइवान हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, साउथ कोरिया हुआ, ये वो देश बन गए जहां पे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने जोड़ दिया और उनके देश की बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। अच्छा, इधर इजराइल पहले हमेशा से हम देखते आए, 50-60 साल से लगातार एक छोटे से भूभाग पर उसने कब्जा किया हुआ था और आसपास बहुत सारे देश थे, पैलेस्टीनियन थे, जो एक अपने लिए देश की मांग कर रहे थे, और एक गाजा पट्टी में बसे हुए लोग थे, और आसपास बहुत सारे देश थे। लेबनान था, जॉर्डन था, ईरान था, बहुत सारे देश थे जो आसपास बसे हुए थे। लेकिन हमेशा से ऐसा होता आया कि इजराइल ने रौंद दिया पैलेस्टीनियंस को, और भारत हमेशा, इंदिरा जी के समय से आपको पता होगा, हमेशा पैलेस्टीन के साथ खड़ा हुआ था, अरब वर्ल्ड के साथ खड़ा हुआ था, और इजराइल के साथ हमारा बहुत ज्यादा, ठीक है, रिलेशंस थे, रेपो था। लेकिन हम हमेशा जब भी इस प्रकार की स्थिति आई, हम तटस्थ नहीं हुए, हमने अरब वर्ल्ड का साथ दिया और पैलेस्टीन का साथ दिया। अब अगर हमारे देश के जो विश्व गुरु हैं, अब अगर विश्व गुरु हैं, और जैसा कहा जाता है, उनके समर्थक कहते हैं कि विश्व गुरु ने रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई रुकवा दी थी,
लेकिन बाद में पता चला, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और ये एक जुमला था। लेकिन चलिए, क्योंकि जब हमारे देश के माननीय विदेश जाते हैं तो फोटोग्राफर्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, कुछ अपने पोजेस होते हैं, उसके बाद ये दिखाया जाता है और सोशल मीडिया में हिंदुस्तान के अंदर घुमाया जाता है कि विश्व के अंदर हमारा डंका बोल रहा है और हम विश्वगुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर विश्वगुरु हैं तो बहुत अच्छी बात है, हम भी ये चाहते हैं कि विश्वगुरु बने। और हर जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री का, राष्ट्राध्यक्ष का हमेशा से स्वागत होता आया है, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहे, क्योंकि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और भारत के लोगों की एक शक्ति है पूरे विश्व के अंदर। और इसका बहुत ज्यादा, अगर इसका सही मायने में उपयोग किया जाए, विश्व इसका उपयोग करे भारतवर्ष की धरती का और यहाँ के संसाधनों का और जन संसाधनों का, ह्यूमन पावर का, तो विश्व भी एक अच्छा जगह बन सकता है लोगों के रहने के लिए और भारतवर्ष की तो चांदी हो सकती है। क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जहां पे लोकतंत्र नहीं है, जहां तानाशाही है, जहां पे जनता की आवाज को, मजदूरों की आवाज को दबाया जाता है। भले आपको वो साम्यवादी कहें, कम्युनिस्ट कहें, लेकिन दबाया जाता है। और विश्व को एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट की आवश्यकता है, और जो भारत एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट बन सकता था, एक विकल्प था चाइना का। लेकिन ये विकल्प बनने के बाद बजाय पिछले 10 साल के अंदर भारतवर्ष ने खुद ही चीन से इतना ज्यादा इंपोर्ट बढ़ा लिया। अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा, तो आपको पता चलेगा कि भारतवर्ष के अंदर पिछले 10 साल के अंदर एक्सपोर्ट तो लगातार भीषण रूप से बढ़ा है और हमारा ट्रेड डेफिसिट भीषण रूप से बढ़ा है। और अगर हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई होती और ये सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत बन गया होता जैसा कहा गया था, तो चीन से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर हम एक्सपोर्ट न भी करते तो इंपोर्ट को कम कर सकते थे, जो 10 साल के अंदर नहीं हुआ। इसका माने ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात थी वो भी एक जुमला था। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता था कि भारतवर्ष एक बैलेंसिंग अथॉरिटी बने इस रीजन के अंदर, जो चीन का सामना कर सके, जब वो खुद ही इंपोर्टर बन गया, तो मानी बात है कि आत्मनिर्भरता जब किसी भी देश की कम होती है तो उसकी जो सामरिक शक्ति है वो भी कम होती है। और पूरा विश्व हमको चाहता था कि मदद करे। अमेरिका आज भी हमारे साथ इसीलिए है कि हमारा एक स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग है इस रीजन में। लेकिन चीन ने धीरे धीरे, पाकिस्तान तो उसके साथ था ही, अब बांग्लादेश को भी अपने साथ मिला लिया, मालदीव हो गया उनके साथ, श्रीलंका भी उनके साथ हो गया। तो एक प्रकार से हमारे नेपाल की भी वही स्थिति है। तो एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान को जो एक बड़ी सामरिक शक्ति थी उसको चीन ने चारों तरफ से घेर लिया। और हमारे वह विश्वगुरु है, जैसा कहते हैं कि साहब लद्दाख के अंदर वहां के लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं और वहां के जो समाज सेवी हैं वो भी ये कहते हैं कि चीन इंट्रूड कर रहा है हमारे एरिया में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी इंट्रूड कर रहा है। जो उस समय के तत्कालीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो भारतीय जनता पार्टी के ही थे, उन्होंने कहा कि चाइना जो है हमारे क्षेत्रों के अंदर कॉलोनीज बना रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है और हमारे लोगों को वहां नहीं जाने दे रहा। और हमारे बाद विश्वगुरु है। आज पिछले 2 दिन या पिछले 5 दिन के अंदर अगर आप देखेंगे, शेयर मार्केट जिस प्रकार से टूटा है, बुरी तरह से टूटा है, 15-20 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है। आज 4 तारीख को शेयर मार्केट थोड़ा बढ़ा जरूर है, लेकिन अब ये बढ़ा है या डेड कैट बाउंस है। जैसे एक टर्म होता है शेयर मार्केट में, डेड कैट बाउंस। डेड कैट बाउंस का मतलब यह होता है कि जब बिल्ली मरने वाली होती है तो उछलती है, या हमारे यहां भी जैसे कहा गया है कि जब दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, और आदमी की भी जब मृत्यु होती है उसके पहले वो अचानक बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, फिर इनएक्टिव हो जाता है। तो डेड कैट बाउंस का मतलब यह है कि क्या ये रियल उछाल है
या ये डेड कैट बाउंस है जो दोबारा नीचे चला जाएगा और तेजी से नीचे चला जाएगा, वो 2-4 दिन में देखने को मिलेगा। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पिछले एक हफ्ते से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, देखिए दो प्रकार के बड़े बड़े निवेशक हैं, एक विदेशी संस्थाएं हैं और एक देशी संस्थाएं हैं। पहले हमारे देश का शेयर मार्केट जो था वो विदेशी संस्थाओं द्वारा चलता था, उनका पैसा भारतवर्ष में ज्यादा लगता था और देशी लोग बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो देशी निवेशक हैं उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा लगाया। अच्छा, उसके बाद फिर जब वो ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म की गई, न्यू पेंशन स्कीम लाई गई, अब उसको यूपीएस कर दिया गया, उसका भी पैसा का सारा जब शेयर मार्केट में डाइवर्ट हुआ तो शेयर मार्केट के अंदर इतना पैसा आ गया, और जब पैसा आएगा तो शेयर बढ़ेंगे, पैसा निकलेगा तो शेयर गिरेंगे। तो हमारी जो निर्भरता थी विदेशी निवेशकों पे वो कम होती चली गई और देशी निवेशकों पे बढ़ती चली गई, और हमारे देश के निवेशकों को भरपूर पैसा भी मिला, म्यूचुअल फंड्स को भी मिला, पेंशन फंड्स को भी मिला, और जो लोग इंडिविजुअल निवेशक थे उनको भी मिला। लेकिन इसका कारण था इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं, इसका कारण था पैसे का बहुत ज्यादा शेयर मार्केट की तरफ बहाव, जो सरकार ने भी मजबूरन ओपीएस को खत्म करके यूपीएस एनपीएस करके बढ़ाया। और जब निवेशकों को रिटर्न मिला तो निवेशक तो देखिए शॉर्ट टर्म की सोचता है, लॉन्ग टर्म की सोचता नहीं, फंस जाता है, वो बात दूसरी है। लॉन्ग टर्म में जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, जो एक विश्व के सबसे बड़े निवेशक हैं, कि एवरीथिंग इज डेड इन लॉन्ग टर्म। माने अगर आप ये सोचे कि लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर दें और अंतिम समय के लिए रख लें तो वो फिर दैट डजंट मीन एनीथिंग। आप बूढ़े हो जाएंगे, 80 साल के हो जाएंगे, पैसा मिल भी जाएगा तो उसका करेंगे क्या? तो पैसे के जो ट्रेंड्स हैं शेयर मार्केट के, उसका उपयोग करना चाहिए। जब बिल्कुल मार्केट पीक पे चला जाए बेच देना चाहिए, जब बॉटम पे आ जाए खरीद लेना चाहिए। डोंट टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म। लेकिन हमारे पास विश्वगुरु हैं। अगर हिंदुस्तान के शेयर मार्केट में 15-20 लाख करोड़ का निवेशकों का नुकसान हो गया है और क्रूड के प्राइसेस अचानक 4-5% बढ़ गए हैं और चीन के मार्केट बहुत तेजी से शेयर मार्केट ऊपर बढ़ा है, माने एक तरह जहां विश्व के शेयर मार्केट गिरे हैं और भारत का शेयर मार्केट गिरा है, वहां पे चीन का शेयर मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है। कारण क्या है कि विदेशी निवेशकों को यह लग रहा है कि भारत का मार्केट उतना लुक्रेटिव नहीं रह गया है जितना कि चीन का मार्केट हो गया है। तभी तो फॉरेन इंस्टीट्यूट है भाई, उनको कोई ऐसा तो है नहीं लॉयल्टी कोई देश से है, उनकी लॉयल्टी तो पैसा कमाने से है, इसलिए वो चीन में संभावना देख रहे हैं, इसलिए पैसा लगा रहे हैं, भारत से निकाल रहे हैं, यहां संभावना कम दिख रही है। और हमारे पास विश्वगुरु हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं उन लोगों से जो विश्वगुरु को थोड़ा, जैसे हनुमान जी को बताया था जब, कि सर आपके पास इतनी शक्ति है कि आप समुद्र को पार कर सकते हैं, हनुमान जी खुद ही भूल जाते थे कि उनके पास इतनी शक्ति है। और हमारे जो विश्वगुरु हैं वो तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। रूस के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन साहब भी बायोलॉजिकल हैं, बाइडेन साहब भी बायोलॉजिकल हैं, चीन की, मतलब हर देश के और सारे विश्व के सारे लोग तो बायोलॉजिकल हैं। हमारे देश के जो प्रधान सेवक हैं, जो विश्वगुरु हैं, वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो परमेश्वर का अवतार हैं। तो अगर हमारे पास विश्वगुरु है जो परमेश्वर का अवतार है, विष्णु का अवतार है, और क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो सरकार का तो कुछ, भारत सरकार का जाएगा नहीं, वो तो टैक्सेस बढ़ा देगी और उपभोक्ताओं पे बोझ लाद देगी। अमीरों को तो असर पड़ेगा नहीं, गरीब और परेशान हो जाएगा। शेयर मार्केट डूब रहा है, अब शेयर मार्केट अगर और डूबा या टूटा, जिसकी संभावना है, तो ये जो 20 से 25-30 साल की उम्र के लोग हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी और सारी बचत शेयर मार्केट में लगा दी है, जो पूरे हिंदुस्तान में करीब 8-10% हैं, लेकिन 8-10% में वो लोग हैं जो पैसा कमाते हैं। ये पैसा बैंक में नहीं डाल रहे हैं, इसलिए बैंक डिपॉजिट्स में कमी आ रही है, ये पैसा शेयर मार्केट में डाल रहे हैं। और ये लोग अगर डूबेंगे तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। इन्हीं के पास तो परचेजिंग पावर है, अगर परचेजिंग पावर खत्म हुई तो मार्केट में माल कौन खरीदेगा? तो मेरा तो विश्वगुरु से निवेदन है, जहां पे आप कैमरे में सबसे आगे चलते दिखाई पड़ते हैं, लोग आपसे मंत्रणा, वो आपके आईटी सेल वाले भी फोटोग्राफी कर करा के कुछ हेरफेर कर लेते हैं,
तो मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि मैंने भी शेयर मार्केट में निवेश कर रखा है। भाई कहां रखे हैं पैसा, और रिटर्न भी मिल रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि 30-40% मार्केट डूब गया तो मेरे जैसे करोड़ों लोग हिंदुस्तान के जो है सड़क पे आ जाएंगे। तो मान्यवर आप विश्व गुरु हैं सब, आप अब गुरु की बात तो सब मानते हैं, गुरु शिष्य परंपरा तो होती है। तो आप जरा पुतिन साहब से बात कीजिए, उन्हें डांटिए पुतिन साहब को, ये क्या कर रखा है तुमने, लड़ाई झगड़ा करते रहते। यूक्रेन वाले को डांटिए, उधर इजराइल के आपके मित्र हैं जहां से पेगासस आपने खरीदा है, और जहां से सारे जो संयंत्र हैं और औजार हैं वो अडानी साहब अपनी कंपनी में इंपोर्ट करते रहते हैं, उनको जरा डांटिए। पैलेस्टीनी को डांटिए, ईरान को डांटिए, सबको डांट दीजिए। आप विश्व गुरु हैं, भूलिए मत कि आप विश्व गुरु हैं, विश्व बंधु नहीं, आप विश्व गुरु हैं। और लड़ाई को रुकवाइए। अगर लड़ाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और विश्व युद्ध का खतरा विश्व के ऊपर मंडरा रहा है और हमारे देश के लोगों पे इसका बहुत भीषण उल्टा प्रभाव पड़ने वाला है और गरीब आदमी तो बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, तो महाराज विश्व गुरु के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आप इस विश्व युद्ध के आगमन को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? आप इन लोगों से बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? बल्कि उल्टा ये हो रहा है कि साहब वो अमेरिका के अंदर वहां के नागरिक के ऊपर कुछ हमला हुआ और वहां पे कोर्ट के अंदर कोई केस रजिस्टर हो गया और हमारे जो विश्व गुरु के जो एडवाइजर साहब हैं उनको वहां पे सम्मन जारी हो गया। इसीलिए जब प्रधान सेवक वहां गए तो उनको अपने साथ नहीं ले गए, वरना वहां वो अरेस्ट हो जाते। और कनाडा से आपका पंगा चलता रहता है, बांग्लादेश से आपका पंगा चल रहा है, उनके जो शेख हसीना है उन हिंदुस्तान में आपने बिठा रखा है। बाकी पाकिस्तान और चीन तो आपके विरोधी थे ही, भूटान भी आपके अगेंस्ट हो रहा है, नेपाल भी आपके अगेंस्ट हो रहा है, श्रीलंका में भी कम्युनिस्ट सरकार आ गई है। तो महाराज ये विश्व गुरु जरा, यहाँ तो आपके समर्थक कहते रहते हैं कि डंका बोल रहा है, डंका बोल रहा है, तो जरा डंका जो है बजा के दिखाइए और इस विश्व युद्ध के आगमन की आहट को रोकिए। और ये जो युद्ध है पुतिन साहब को डांटिए, इजराइल वालों को डांटिए, और उसके बाद ये जो लड़ाई है इसको रुकवा दीजिए, तब हम मानेंगे महाराज। हमें भी गर्व होगा, ऐसा नहीं, हम भी भारत के वासी हैं और हमने भी आपको वोट दिया है, आपको प्रधान सेवक बनाया है। इस युद्ध को रुकवाइए, वरना हम नहीं मानेंगे कि आप विश्व गुरु हैं, बल्कि हम सोचेंगे कि ऐसे ही जुमला है जो हमेशा से फेंकते चले आए हैं लोग। और आपके जो समर्थक हैं उनसे भी कहेंगे कि अपने गुरु से कहिए, जो विश्व गुरु अपने को कहते हैं, कि ये युद्ध रुकवाएं जिससे विश्व में शांति आए, प्रेम आए और मोहब्बत आए और ये लड़ाई झगड़े का वातावरण खत्म हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।